नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के यूट्यूब चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार मेरे साथ हैं। यहाँ पर हमारे अखबार के राजनीतिक विश्लेषक शशांक तिवारी। हम ये एक नया सिलसिला चला रहे हैं जो हमने कल से ही शुरू किया है कि छत्तीसगढ़ में अलग अलग सरकार, अलग अलग मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल, अलग अलग सरकारें, मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल में कौन कौन से सरकारी और राजनीतिक घटनाक्रम हुए, ऐसी बहुत सारी दिलचस्प बातें हैं। और जैसा कि कल मैंने शुरू में कहा था, चूँकि अभी भी काफ़ी दिन बाकी हैं, करीब करीब 13-14 दिन, अभी 13 दिन बाकी हैं अभी छत्तीसगढ़ विधानसभा के नतीजे आने में। लोगों के बीच में राजनीतिक चर्चा बहुत सारी चल रही है, उनकी उत्सुकता बनी हुई है। इसलिए हम 21वीं सदी की छत्तीसगढ़ की राजनीतिक घटनाओं को लेकर आपके सामने ये एक मिनी सीरीज़ जैसी पेश कर रहे हैं। हम ये कितने इंस्टॉलमेंट उसके होंगे अभी हमको कुछ पता नहीं है। हम ऐसी बिना किसी तैयारी के इस बातचीत को आगे बढ़ा रहे हैं। कल हमने आपके सामने रखा था कि पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी, उनके मंत्री कैसे बने थे, कौन कौन थे, कौन कौन मध्य प्रदेश से उनको विरासत में मिले थे। बाद में उन्होंने अपने मर्जी से किस तरह डीपी धृतलहरे जैसे एक निर्दलीय विधायक को लाकर उनको भी मंत्री बनाया था। वन विभाग जैसा बड़ा विभाग दिया था, वन विभाग जैसा बड़ा विभाग दिया था जिसके लिए कई लोग मजाक में कहा जाता है अपना दायां हाथ देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ऐसा इतना बड़ा, इतना महत्वपूर्ण, इतना कमाऊ विभाग माना जाता है। ऐसा विभाग डीपी धृतलहरे को पार्टी के बाहर से लाके उन्होंने दिया था। कोई कमी नहीं थी, 48 विधायक उनके पास में थे और मंत्री भी ढेर सारे थे। न काम करने के लिए कमी थी, न विधायकों की कमी थी। लेकिन अजीत जोगी की एक खूबी या कमजोरी ये थी कि वो कांग्रेस विधायकों के बीच अपना एक बहुमत बनाना चाहते थे, क्योंकि उनको जो विरासत में मिला था वो तो सोनिया गांधी की तरफ से मिला था। न तो उनके पास कोई विधायक थे ज़्यादा, न उनकी कोई बुनियाद थी, न वो खुद कोई विधायक थे। ऐसे में उनके लिए ये ज़रूरी एक बात हो गई थी कि वो किसी तरह से कांग्रेस विधायक दल में अपने निष्ठावान समर्थकों की संख्या बढ़ाएं। तो जो विधायक पहले से मध्य प्रदेश के समय से चले आ रहे थे, जो वरिष्ठ थे, जोगी के मुकाबले विधायक दल में बहुत वरिष्ठ थे, उनके बीच में जोगी अपनी निष्ठा रातों रात खड़ी नहीं कर सकते थे। उनके लिए कुछ दूसरी तिकड़म जरूरी थी, और ये तिकड़म वो एक खूबी है जिसमें जोगी का मुकाबला छत्तीसगढ़ में कम ही लोग कर सकते थे। नहीं, बिल्कुल किसी भी पार्टी के बहुत कम लोग मुकाबला कर सकते थे। अब हम आते हैं, मैं असल में आना चाहता था एक दूसरी घटना पे, लेकिन शशांक ने एक दूसरी घटना याद दिलाई है, पहले उस पर चर्चा करते हैं। मैं आना चाहता था कि किस तरह जोगी दर्जन भर विधायकों को भाजपा से तोड़कर कांग्रेस में ले आए थे। मैं उस पर आना चाहता था, लेकिन शशांक ने याद दिलाया कि वो घटना तो 2002 की थी, उसके पहले जब जोगी की सरकार बनी और जब छत्तीसगढ़ में वहाँ से मध्य प्रदेश से केवल कांग्रेस विधायक नहीं आए थे, भाजपा के विधायक भी आए थे। और चूंकि कांग्रेस की सरकार बनी थी तो नेता प्रतिपक्ष जो है, जो भाजपा विधायक दल के मुखिया रहते, उसका निर्वाचन होना था। निर्वाचन कोई औपचारिक निर्वाचन नहीं होता, उसको चुना जाना था, मनोनयन होना था उसका पार्टी की तरफ से। इसके लिए जहां हम बैठे हैं इस अखबार के दफ्तर में, इसके ठीक सामने बीजेपी का ऑफिस है। उस समय यही एक ऑफिस हुआ करता था बीजेपी का। बाद में सरकार के, रमन सरकार के 15 साल के कार्यकाल में, आखिरी के 5 साल में एक बहुत भव्य ऑफिस शहर के बाहर बना है। वो प्रदेश ऑफिस है, लेकिन जिला ऑफिस जो है आज, ये पहले प्रदेश कार्यालय था जो हमारे दफ्तर के सामने है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में भाजपा विधायक दल के मुखिया यानी नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए पार्टी ने एक बैठक रखी। उस बैठक के लिए दिल्ली से एक पर्यवेक्षक आए थे। तो वो पर्यवेक्षक का नाम कभी कभी हम ले भी चुके हैं, इसलिए अभी शुरू में ले लेते हैं, बहुत बड़ा सस्पेंस नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री थे उस समय, नरेंद्र मोदी। वो यहाँ पे आए थे
उस समय ये गुजरात के मुख्यमंत्री बन गए थे कि नहीं? नहीं बने थे। ये 2000 की बात है ये। हाँ जी। तो मुख्यमंत्री नहीं बने थे गुजरात के, वो आए थे यहाँ पर पर्यवेक्षक होकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव के लिए, चुनाव या मनोनयन के लिए, ऐसा ही था? बिल्कुल। क्या हुआ था शशांक फिर? उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे कुशाभाऊ ठाकरे। अच्छा, जिनका छत्तीसगढ़ से बड़ा लगाव रहा, संबंध उनके बहुत रहे यहाँ से। क्या हुआ था उस समय, ध्यान आ रहा है कि भाजपा में भी 2 खेमे थे, हो गए थे। एक खेमा हो गए थे सुंदरलाल पटवा जी के, हाँ। दूसरा थे लखीराम अग्रवाल। बिल्कुल। तो लखीराम अग्रवाल जी के साथ गौरी शंकर अग्रवाल, यहाँ परेश बागबाहरा और भी स्थानीय विधायक थे। और दूसरा पटवा जी के साथ, पटवा जी के खेमे में ब्रिजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश जी, शायद अजय चंद्राकर, ठीक से याद नहीं है मुझको। उसी तरह के नेता थे। तो उस समय बात ये हुई, पर्यवेक्षक मतलब विधायक दल का नेता बनाना था। 36 विधायक थे। तो उस समय एक विधायक के रूप में, प्रतिपक्ष के विधायक के रूप में ब्रिजमोहन अग्रवाल ने अपनी काफ़ी पहचान बना दी थी अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा में। पटवा जी के समय मंत्री भी रहे थे। पटवा जी के समय मंत्री भी रहे। स्वाभाविक दावेदारी थी। ऐसा कहा जाता था कि 36 में से 22-23 विधायक इनके साथ में, ब्रिजमोहन के पक्ष में थे। लेकिन इनके समर्थकों का दावा ये था कि 36 में से 32 लोग इनके साथ हैं। अच्छा। तो शक्ति प्रदर्शन की नौबत आएगी। तो खैर, अब केंद्रीय नेतृत्व का ये सोचना था कि आदिवासी चेहरा चाहिए। यहाँ पर नया राज्य बना है, आदिवासी है, कांग्रेस ने एक आदिवासी, तब तक आदिवासी माने जाते थे अजीत जोगी, बिल्कुल, तो एक आदिवासी को यहाँ मुख्यमंत्री बनाया है जी। तो स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी छत्तीसगढ़ की पहचान उस वक्त एक आदिवासी राज्य के रूप में ही थी। कांग्रेस ने एक आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाया था जी। तो स्वाभाविक है कि भाजपा ऐसा सोचती कि यहाँ नेता प्रतिपक्ष भी एक आदिवासी रहना चाहिए ताकि स्थानीय भावनाओं का सम्मान हो सके। उसके लिए लखीराम खेमे की तरफ से पहली पसंद थे और वो थे नंद कुमार साय। नंद कुमार साय बड़े नेता थे। अविभाजित मध्य प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष शायद रह चुके थे, सांसद भी रह चुके थे, विद्वान थे। संस्कृत में शायद MA PhD जैसा कुछ किया हुआ है उन्होंने, और वरिष्ठता में ब्रिजमोहन जी से ऊपर थे। हाँ, तो ये सारी बातें उनके, हालांकि विधायक दल की वरिष्ठता में कहीं वो ऊपर नहीं थे। विधायक दल की बात नहीं, पार्टी के वरिष्ठता में काफी ऊपर थे। तो अब चयन की बात आई तो वहां से सीधे निर्देश था, ऐसा पता चला कि साय जी को ही करना है। बैठक हुई इसी एकांत परिसर में, हॉल में। सारे विधायक जुटे, बाहर उनके समर्थकों का, ब्रिजमोहन और पूरे पार्टी दफ्तरों समर्थकों का मजमा लगा हुआ था यहीं पर। ये जो आहता है कैंपस है उसमें पूरा खचाखच भीड़ थी। और लेकिन बैठक में ये था कि स्पष्ट निर्देश थे कि साय जी को करना है। बात निकली, जो भी बैठक में बताया गया कि ये सर्वसम्मति से होगा। तो बैठक अंदर चली रही थी, इसी में से गौरी शंकर जी आए, गौरी शंकर अग्रवाल जी बैठक के बीच में, और बाहर निकल के विक्ट्री का इशारा किए। अच्छा, यानी अपने खेमे की जीत, भाजपा के भीतर अपने खेमे की जीत, यानी लखीराम खेमे की जीत थी। तब तक मीडिया में शशांक ये क्यों चर्चा रहती थी कि नंद कुमार साय के बारे में ब्रिजमोहन अग्रवाल का खेमा जी, या लखीराम अग्रवाल के जो आलोचक थे वो, ये लोग एक नारा उस समय बहुत लगाते थे, नंद कुमार साय लखीराम की गाय। तो ये क्या नंद कुमार साय खेमे में एकदम ही उनको मानने वाले व्यक्ति थे, जैसे कोई सीधी साधी गाय कहीं बांध दी जाती है वैसे थे ये? उस तरह नहीं, बहुत सरल स्वभाव के थे। और ये नारा डॉक्टर रमेश का दिया हुआ था। अच्छा। हाँ, कवि हृदय आदमी थे। तो वो लखीराम जी से उसके बनती नहीं थी। तो उन्होंने दिया हुआ था ये। डॉक्टर रमेश, आपको पता है कि नहीं कि डॉक्टर रमेश भी अग्रवाल थे पहले, अग्रवाल परिवार के थे, लेकिन ये तीनों भाई, मुझको ध्यान है, डॉक्टर रमेश, डॉक्टर सुरेश, ये 2 भाई तो डॉक्टर थे, मेडिकल डॉक्टर थे। इन दोनों में से किसी ने प्रैक्टिस नहीं की कभी। एक जो हैं वो कारोबार संभालते थे, एक राजनीति करते थे। इनके एक तीसरे भाई और
परेश बागबाहरा जी। तो ये भी अग्रवाल नहीं लिखते थे, इसका किस्सा एक अलग है, लेकिन आज हम उसमें नहीं जाएंगे जी। ठीक है ना ये? हाँ, तो यहाँ चल रहा था हंगामा, सारे विधायक थे, इसी बीच में विक्ट्री का निशान दिखाते हुए हाथ गौरी शंकर अग्रवाल दोनों हाथ उठाते हुए, तो विजय की मुद्रा में, तो नीचे इंतजार में आहते बाहर कुर्सी लगा के बैठे हुए थे प्रदेश, जिसमें प्रेम प्रकाश पांडे, निरुपमा चंद्राकर और भी सारे बृजमोहन के समर्थक। तो वो अवाक रह गए, उन लोगों की इशारा समझ में आ गया कि ये बाजी गई है, और साइजी बन चुके, स्वाभाविक तौर पे ये मीडिया में आ चुकी थी कि ये होंगे दोनों में से बहुमत इनके साथ। तो सबसे पहले दौड़े निरुपमा चंद्राकर, अच्छा, गुस्से से गाली बकते हुए, और उसका देखा देखी बाकी सब एक के बाद एक दौड़े। किसके तरफ दौड़े? ऊपर छत में, अंदर हॉल में, ये सेकंड फ्लोर में ये बैठक चल रही थी, ऑफिस में भीतर, ऑफिस में अंदर में घुसे, और घुसे और फिर जब बंद था तो तोड़ फोड़ करके अंदर प्रवेश किए, फिर तोड़ फोड़ हुई, काफ़ी हंगामा हुआ। ये फिर बात आई कि ये नंद कुमार, ये नरेंद्र मोदी जी किसी टेबल के पीछे, नहीं, ये थोड़ा किस्सा दूसरा है, ये मुझको मालूम है जी, लेकिन हुआ ये था कि बाहर एक कार को भी आग लगाई गई, वो बात की बात है पहले, वो बात की बात है। तो हुआ ये था, मैं आपको छोटा सा मुझको मालूम है वो बतला देता हूँ। बाहर से बीजेपी कैंपस के भीतर से बृजमोहन अग्रवाल, उनके साथी, इन लोगों ने, मेरा देखा हुआ नहीं है आंख से तो नाम नहीं ले सकता, लेकिन इसी खेमे की तरफ से खूब पत्थर चले। पत्थर चले तो जो ऑफिस के खिड़की के कांच थे वो टूट गए, उसमें पत्थर भीतर जाने लगे। ऐसा ही हुआ। एक आंखों देखा हाल मेरे पास में है कि नरेंद्र मोदी एक कमरे में थे उस वक्त, उस कमरे के कांच टूट गए और पत्थर भीतर आने लगे। तो जैसा स्वाभाविक है, मैं रहता नरेंद्र मोदी की जगह तो मैं भी यही करता। मैं मोदी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनको कायर नहीं कह रहा हूँ। जब पथराव हो रहा है तो उसके सामने अपने सिर को रख देना कोई बहुत बड़ी समझदारी नहीं होती, ना बहादुरी होती। आंखों देखा हाल यह है कि पत्थरों से बचने के लिए नरेंद्र मोदी टेबल के नीचे छुप गए। इसके बाद जो कमरे में उनके साथ थे उन्होंने खिड़की के पर्दे वगैरह खींचे, कुछ किया। जब पत्थर वगैरह चलना बंद हो गए तब फिर मोदी जी निकल कर बाहर आए। उस वक्त नरेंद्र मोदी के बारे में किसी को यह अंदाज नहीं था कि एक दिन ये हिंदुस्तान के न केवल प्रधानमंत्री बनेंगे बल्कि हिंदुस्तान के 21वीं सदी के सबसे ताकतवर नेता भी बन जाएंगे किसी भी पार्टी के। ये अंदाज नहीं था लोगों को। नहीं तो उस दिन 2000 में पत्थर चलाने के पहले लोग 100 बार सोचते कि भावी प्रधानमंत्री के ऊपर पत्थर क्यों चलाए जाएं, लेकिन पत्थर चले, खूब पत्थर चले वहां पर। और बाहर कार खड़ी थी लखीराम जी की, लखीराम अग्रवाल की कार थी, शायद एम्बेसडर कार थी, ऐसा मुझको याद पड़ रहा है। जला दिया गया, उस कार को जला दिया गया। तो ये अपने आप में बड़ी घटना थी। और इसकी काफ़ी प्रतिक्रिया हुई दिल्ली तक। वो भाजपा जैसे अनुशासित पार्टी, वहाँ ये एक तरह का केंद्रीय नेतृत्व में काफ़ी बड़ी बगावत थी ये पार्टी के खिलाफ। और उस समय फिर बृजमोहन अग्रवाल, प्रेम प्रकाश पांडे, निरुपमा चंद्राकर और अन्य लोगों को सस्पेंड कर दिया। तो बाद में इस पे तोड़फोड़ में कहीं कहीं चोटें भी आई, खासकर बृजमोहन जी वगैरह को भी ऐसा कुछ उसमें बीच बचाव या इस तरह की घटनाओं में। हालांकि बृजमोहन अग्रवाल जी से कभी भी आप बात करो तो इस पूरे घटना के बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहते हैं वो। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी, जैसे कई लोग गांधी हत्या की बात करना नहीं चाहते, टाल देते हैं। कई लोग अयोध्या में मस्जिद गिराने की बात करना नहीं चाहते। कई लोग जो हैं 2002 के गुजरात के दंगों की चर्चा निकले तो वो उबासी लेने लगते हैं, खिड़की के बाहर देने लगते हैं। उनके मोबाइल पे कोई कॉल आ जाता है, अटेंड करने बाहर चले जाते हैं। कांग्रेसियों से बात करो तो 1984 दंगों पे बात करना नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे ही है ना। बिल्कुल। ऐसे ही मैं जर्मनी गया तो वहाँ हिटलर के बारे में कोई बात करना नहीं चाहते। उनके इतिहास का ऐसा काला पन्ना है कि वो बात करना नहीं चाहते। मैं हालांकि इन बड़े बड़े जुर्मों से रायपुर के बीजेपी ऑफिस की एक कार जलाने की तुलना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल उनके समर्थक इस घटना की चर्चा नहीं करते हैं। एक दो लोग तो जो सस्पेंड हुए थे उन्होंने मुझसे कहा हम तो जबरदस्ती पिस गए थे। बिल्कुल, बृजमोहन के दोस्त थे इसलिए पिस गए थे, ऐसा ही था। बिल्कुल।
2-4 प्रेम प्रकाश वगैरह पत्थर चलाने वालों में नहीं थे। वो तो बाहर अंदर भी नहीं गए थे, वो बाहर ही बैठे खड़े रहे ये सब देखते हुए, लेकिन साथ में हो गया यानी बैला जोड़ी में से एक अगर बैल खाई में गिरा तो दूसरा जो है पैर ठीक है लेकिन गिर जाता है। ब्रिजमोहन प्रेम प्रकाश जी उनके साथ थे, कांकेर के बाल मुकुंद शर्मा, ऐसे सब बैठे ही रहे, ये लोग वहीं बाहर ही बैठे रहे, खड़े रहे ये सब देखते हुए। तो बाल मुकुंद शर्मा भी सस्पेंड हुए? नहीं, वो नहीं हो पाए, वो नहीं, बच गए थे। अच्छा, तो खैर अब इसमें इस घटना के बाद दिल्ली गए प्रेम प्रकाश पांडे, ब्रिजमोहन अग्रवाल और उनकी टीम जो सस्पेंड हुए थे, नरेंद्र मोदी को मिलने, वस्तु स्थिति की सफाई देने के लिए, घटना की वस्तु जानकारी देने के लिए, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। मोदी जी ने उस समय टाइम नहीं दिया। और फिर कुछ दिन बाद, इतनी बड़ी घटना होने के बाद कौन टाइम देंगे? बिल्कुल। और फिर मामला ताज़ा भी था। फिर कुछ दिन बाद वो राष्ट्रीय महासचिव से मुक्त हो गया, गुजरात के मुख्यमंत्री भी बन गया। हाँ। तो इसके बाद एक समय ऐसा आया कि कुछ महीने बाद एक समय परिस्थितियां ऐसी पैदा हुई कि ये सब पार्टी में वापस भी आ गए, सस्पेंशन पार्टी ने ख़त्म कर दिए। इन सब के बीच में इधर ये तो हुआ एक पार्ट। ये सस्पेंशन जो खत्म हुआ था जी, ये जोगी जी ने जो विभाजन करवाया था भाजपा विधायक दल में जी, उसके पहले खत्म हुआ था कि बाद में हुआ था? उसके ठीक पहले ही हुआ था। उसके ठीक पहले? बिल्कुल। तो कोई ऐसी आशंका थी क्या कि भाजपा के कुछ लोग फूट सकते हैं? नहीं, इस तरह की बातें नहीं, उससे जुड़ा हुआ नहीं था ये मामला। लेकिन इस तरह की बातें हवा में चलना हो गई थी कि तोड़फोड़ हो सकता है भाजपा में। क्यों जरूरत थी? क्योंकि कांग्रेस के तो 48 लोग उसके पीछे कारण ये था कि कुछ जगह विधायकों को दबाव, प्रलोभन, इस तरह की बातें आ रही थी, ऐसा सुगबुगाहट चल रही थी। तो ये बातें सार्वजनिक हो गई थी कि कुछ इस तरह का चल रही है गड़बड़। हमारे कुछ विधायकों से तोड़फोड़, खरीदी बिक्री की बात चल रही है, मोल भाव चल रहा है। बिल्कुल। रेट उस समय ज्यादा नहीं रहा होगा ना 2000 में? बिल्कुल। और उससे भी बड़ी चीज ये थी, उस समय जो प्रभारी थे मदन लाल खुराना यहाँ के प्रदेश के प्रभारी हुआ करते, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रहे हैं एक समय जी, वो यहाँ के प्रभारी भी थे। और एक परिस्थितियां ऐसी होती थी कि ये तरुण चटर्जी थे, वो महापौर भी थे, विधायक भी थे। तो उनके साथ स्थानीय संगठन का तालमेल ठीक से नहीं बैठता था। हाँ। और वो असल में भाजपा के पुराने व्यक्ति थे नहीं तरुण चटर्जी, वो पूरी जिंदगी कांग्रेसी रहे जी। बाद में विद्याचरण जी के साथ वो शायद कांग्रेस उन्होंने छोड़ी थी एक समय, जनमोर्चे वगैरह के समय छोड़ी थी। बाद में फिर वो लौट के फिर भाजपा में चले गए थे। तो बुनियादी तौर पे वो आरएसएस भाजपा के थे नहीं, वो मिजाज उनका कांग्रेस का था, कैरेक्टर कांग्रेस का था जी। तो खैर अब इसमें ये स्थिति आई, भाजपा के नेता, स्थानीय नेता यहाँ तरुण चटर्जी को शक की नज़र से देखते थे। इनके बीच में आपस में टकराव शुरू हो गया था। भाजपा के विधायक, क्योंकि नगर निगम की कार्यप्रणाली कुछ इस तरह की रहती है कि प्रथम नागरिक होने के नाते सीएम से मिलना दुनिया भर का, और सीएम के भी, जोगी की भी कार्यप्रणाली कुछ इस तरह की थी कि कुछ ज़्यादा आत्मीयता दिखाना। नहीं, दूसरा एक चीज़ और कि जोगी यहाँ के कलेक्टर रायपुर के रह चुके थे, जिनको न मालूम हो उनको बतला दूं मैं, ये 80 के आसपास की, उसके पहले की बात है, ये 80 के आसपास की अजीत जोगी रायपुर के कलेक्टर थे। वो अविभाजित रायपुर जिले के कलेक्टर थे, जिसमें अभी 5 जिले बन गए हैं। बड़ा साम्राज्य था उनका और बड़ा दौरा करते थे वो, यहाँ से इधर सरायपाली निकल जाएं, उधर देवभोग निकल जाएं, ऐसा दौरा करते थे। अभी 5 जिले हैं, 5 कलेक्टर हैं, उनकी जगह जोगी अकेले थे, एक कलेक्टर थे। और जितना समय कलेक्ट्रेट में लगाते थे उतना ही समय वो राजनीति में भी लगाते थे, बड़ी दिलचस्पी थी उनकी राजनीति में। तरुण चटर्जी जो है मेरा ख्याल है उसी समय से राजनीति में आ चुके थे विद्याचरण के साथ। हाँ, मेयर बन चुके थे। मेयर बने थे कि नहीं? मेयर नहीं बने थे, मेयर तो पहले स्वरूप चंद बने थे। लेकिन तरुण चटर्जी वार्ड का चुनाव लड़ना या यूथ कांग्रेस में ऐसा विद्याचरण के साथ एक्टिव थे। तो जोगी के साथ तरुण चटर्जी के संबंध पहले से थे जी। ये है बिल्कुल। तो वो बाद में फिर दोबारा फिर जिंदा हो गए जी। इसी तरह क्या हुआ कि लखीराम जी से भी एक धड़ा असंतुष्ट रहता था विधायकों का, जैसे सक्रेजीत नायक, डॉक्टर सक्रेजीत नायक, उनकी भी नहीं बनती थी।
वो रायगढ़ इलाके के रायगढ़ ही इलाके थे थे। वो। और लखीराम जी का प्रभाव क्षेत्र जो है जी उसका जो भूकंप का ईपी सेंटर बोलते हैं, ऐसा खरसिया रायगढ़ ये उनका ज्यादा रहता था। जी। तो धीरे धीरे परिस्थितियां ऐसी बनी कि अच्छा, इन सब चीज के बीच में जोगी जी के विश्वस्त लोग सक्रिय हो गए, बिल्कुल, और टटोलना शुरू किए थे। सबसे पहले डोरे डाले थे जो मुझे जानकारी है, वो वृंदानवागढ़ के विधायक थे, वृंदानवागढ़ के चरण सिंह मांझी पर। अच्छा। लेकिन वो तैयार नहीं हुए, लेकिन शक में पार्टी ने उसको सस्पेंड भी कर दिया था। जोगी के पास गए नहीं, लेकिन सस्पेंड कर हो दिया गए था। थे। हाँ, कुछ और वजह थी, ध्यान स्पष्ट ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसको वो गए नहीं होते। बाद में एक समय ऐसा आया कि तरुण चटर्जी के नेतृत्व में अचानक 1 दर्जन विधायक पार्टी छोड़ दिए। उसमें थी रानी रत्नमाला देवी, ये चंद्रपुर से आती थी। चंद्रपुर से। तरुण चटर्जी रायपुर ग्रामीण से थे, जब 2 ही सीट थे वो थे। सक्रजीत नायक सरजिया सीट से आते थे। गंगूराम बघेल जो आरंग से आते थे। हरिदास भारद्वाज ये थे। परेश बाग बहरा, श्यामा ध्रुवा, सोहन लाल, डॉक्टर सोहन लाल, ये सरगुजा सामरी से आते थे। अच्छा, उधर के अच्छा। विक्रम भगत, प्रेम सिंह सीदार, मदन सिंह डारिया और लोकेंद्र यादव बालोद के थे। यानी इसमें ST SC MLA काफी संख्या में थे। जोगी जी का एक सपोर्ट बेस भी था उसमें। बिल्कुल, उनके समर्थन में ये इन तबकों के लोग बहुत सारे रहते थे जी। उसमें से कई लोग दिख रहे हैं मुझको। अच्छा, नाम कुछ से। नाम अप्रत्याशित थे जिसको लेके चर्चा थी, जैसे विक्रम भगत। ये दिलीप सिंह के बहुत करीबी थे। अच्छा। और जब मुझे ध्यान है कि यहाँ उनके एक करीबी दिलीप सिंह के यहाँ प्रतिनिधि थे, मनीष मिश्रा। उन्होंने फ़ोन करके बताया, कुमार साहब वो विक्रम भगत तो पार्टी छोड़ रहे थे। बोले सवाल ही पैदा नहीं होता, हो ही नहीं सकता। तो बाद में बोले नहीं, फिर बताए, जवाब दे कि ऐसा ऐसा हुआ है, इस तरह के कुछ विधायक टूट रहे थे। तो एक काम करो, जाओ, उस समय मोबाइल का चलन भी नहीं था, किसी भी तरह से मेरी बात कराओ। तो जब मनीष वहाँ गए विक्रम भगत मिले, तो वो जोगी जी के हाथ में हाथ लिए, साथ में उनके एक हाथ पकड़े हुए घूम रहे थे। अब हिम्मत नहीं, फोर्स इतना चल चुका था। तो फिर उन्होंने बताया बाद में कि ऐसा ऐसे परिस्थितियां हो गई है, ऐसा करके। कुछ इसी तरह का नाम गंगूराम बघेल को लेकर स्वीकार नहीं करने के लिए तैयार थे। आरंग के विधायक थे कि ऐसा कर नहीं सकते थे। थोड़ी नाराजगी इसको लेके गंगूराम में ये थी कि ये विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए ये खेमा चाहता था कि उपाध्यक्ष बने। अच्छा। हाँ, ये खेमा मतलब ब्रिजमोहन अग्रवाल का खेमा। अच्छा, ब्रिजमोहन खुद नहीं बनना नहीं, उपाध्यक्ष का। अच्छा, ब्रिजमोहन खुद नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, गंगूराम बघेल को वो विधानसभा उपाध्यक्ष बनाना चाहते थे जी। अच्छा, तो थोड़ी नाराजगी थी। और कि वो लेकिन नहीं बन पाए। तो वो उन्होंने भी छोड़ दिया। अच्छा। श्यामा ध्रुवा थी, वो कांकेर की रहने वाली थी। कांकेर की विधायक थी। तो कुल मिला के इस तरह विधायक टूटे। एक बात और हुई कि ये जब जिस दिन ये विधायक टूटे और अलग पार्टी बनाए, विधानसभा अध्यक्ष से मिले, अलग दल के रूप में प्रक्रिया शुरू हुई, फिर विलय हुआ। इस दौरान 5 और विधायक टूटने की तैयारी में थे। 5 और 1 दर्जन के ऊपर। 1 दर्जन के ऊपर। जोगी जी, एक बात मेरे को बतलाओ आप कि जोगी जी ने 1 दर्जन विधायक ऐसे क्यों तोड़े थे? क्योंकि 3 दर्जन भाजपा विधायक दल की संख्या थी और 1/3 अगर तोड़ते हैं जी, तो उस समय 1/3 का था, अभी तो जाके वो 2/3 हो गया है। तो 1/3 विधायक अगर पार्टी छोड़ते हैं जी, तो उनके ऊपर दल बदल कानून लागू नहीं होता था जी। तो इसलिए जोगी जी ने थोक में डिजाइन किया था ये कि 1 दर्जन, 3 दर्जन हो तो 1 दर्जन आ जाओ तो सदस्यता भी बने रहेगी और बाकी तो मैं बना ही दूंगा, तुम लोग यहाँ आओगे तो। उस समय चर्चा ये थी कि मेघाराम साहू, राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, चुआदास खांडेकर, छतराम देवांगन और संजीव शाह, ये लोग भी छोड़ सकते हैं। अच्छा। लेकिन बाद में ये पता चला कि इनके जब विलय हो गया उसके बाद ये पहुंचे, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। अब जरूरत नहीं है, 1 दर्जन हमारा पूरा हो गया। इस तरह की बातें हैं, लेकिन ये बात कभी सामने नहीं आई। और बाद में सरकार बनने पर ये लोग भाजपा सरकार भी बनी जब 2003 बाद में,
तो ये लोग महत्वपूर्ण पदों में रहे, सबको टिकट मिली, इस तरह की रही बात हुई। ये तो मुझको ध्यान है कि राजेंद्र पाल सिंह भाटिया जो हैं, ये रमन सिंह सरकार के समय खुज्जी के एमएलए थे। ये सीएसआईडीसी के चेयरमैन थे बाद में थे ना एक समय। ये सीएसआईडीसी यानी औद्योगिक मामलों का जो सबसे बड़ा कारपोरेशन था यहाँ का, उसके ये वो थे राजेंद्र पाल सिंह भाटिया, उसके चेयरमैन थे। और इनका आरटीओ से भी कुछ लेना देना रहता था। पहले परिवहन विभाग ये संभालते थे यानी अघोषित रूप से। पहले परिवहन मंत्री थे, ये परिवहन मंत्री थे, लेकिन उसके बाद भी संभालते थे। जो परिवहन को लेके जो भी संभाला जाता है वैसा यही संभालते थे। बिल्कुल। तो काफी बड़ा इनका कारोबार भाजपा सरकार के भीतर रहता था। जी, उसी एरिया से आते थे जहाँ चेक पोस्ट वगैरह, जो बैरियर, जहाँ चेक पोस्ट वगैरह, इनको बैरियर का महत्व मालूम था। ठीक। और डॉक्टर रमन सिंह भी उसी इलाके के थे जी। तो ये वही राजेंद्र पाल सिंह भाटिया है ना। भाटिया। एक बड़ी दिलचस्प घटना आपको बताता हूँ। मैं एक बार राजेंद्र पाल सिंह भाटिया से मिलने गया जी। तो ये अपने ही बंगले में जो सामने ऐसा वेटिंग हॉल जैसा जो रहता है, जहाँ मिलने वाले आके बैठते हैं, ये वहाँ बैठे हुए थे प्लास्टिक की कुर्सी पे, जो मोल्डेड चेयर रहती है ना, बिना गद्दी वाली, अभी शायद 400-500 रुपये में आ जाती है, ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए थे। मैं इनसे फ़ोन पे बात करके गया था, सीएसआईडीसी के बारे में कुछ समझना चाहता था। इन्होंने वही मुझको बैठाया अपने साथ। हालांकि इनका बंगला बड़ा था, लेकिन सामने सड़क पे जो कमरा था वेटिंग हॉल जैसा, उसमें बैठाया और वहीं से आवाज़ लगाया। सड़क के पार जो चाय ठेला था उसको आवाज़ लगाया, 2 चाय भेजना। तो वहीं से सड़क से ही चाय आई थी, सड़क किनारे ठेला जो है उसी से चाय आई थी। ये मंत्री स्तर के थे ये। और परिवहन, जैसा कि अभी हमने बात की, परिवहन के इंचार्ज भी थे, आरटीओ के पूरे प्रदेश के, जो भी उसका मतलब है, आप खुद ही समझदार बहुत हैं। चाय इन्होंने मुझको सामने ठेले से बुलाकर पिलाई थी। मुझको कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे मेरा अपमान नहीं हुआ था, मैंने कभी इनके खिलाफ कुछ लिखा नहीं उसको लेकर, लेकिन आज अचानक मुझको याद आ गया। मुझको लगता है जमीन से जुड़े हुए थे एकदम, ठेले से चाय बुला के पिला देते थे ऐसा। खुज्जी से लगातार 3 बार विधायक रहे वो। और 2008 तक, उसके बाद वो बाद में निर्दलीय भी लड़े थे। पार्टी ने टिकट नहीं दी थी तो एक बार ये बागी होके लड़ गए थे। कुछ ऐसी चर्चा थी क्या कि राजेंद्र पाल सिंह भाटिया के बेटे जो हैं वो रायपुर के किसी एक बड़े से अस्पताल वगैरह से जुड़े हुए थे, ऐसा कुछ थी चर्चा? वो आएंगे डिटेल्स उसमें, आएंगे बाद में बात करेंगे अपन। अच्छा, तो इसमें ये हुआ, अब विधायकों को बोलने के अलग अलग तरह की चर्चा शुरू हुई, कौन क्यों गए हैं, तो इस तरह की। अच्छा। तो उनमें से एक गंगूराम बघेल के मामले में इस तरह की बातें प्रचारित सामने आई कि स्वेच्छानुदान में कुछ गड़बड़ी कर दिए थे। तो इनकी नब्ज दबी हुई थी मुख्यमंत्री के तले। बिल्कुल। अच्छा। परेश बागबाहरा के खिलाफ भी कोई प्रकरण था। लेकिन वो सार्वजनिक पता नहीं आया कि कौन सा है, लेकिन एक आध प्रकरण तो था उनके खिलाफ, जो बाद में ये परेश बागबाहरा की हमने चर्चा की क्या कि विधायक बने कैसे थे? जी, चर्चा की ये थी डॉक्टर रमेश के गुजर जाने की वजह से, फिर बाई इलेक्शन हुआ था उसमें ये बने थे। वरना इनकी मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी दिलचस्पी थी। बिल्कुल। ये फिल्म भी बनाते थे, कई प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं, उनसे इनकी दोस्ती है। इनसे अभी आप बातचीत करेंगे 60 मिनट छत्तीसगढ़ चुनाव पे, उसमें ये 40 मिनट मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे। यानी इधर उधर की बात मैं भी कम नहीं करता हूं, लेकिन परेश बागबाहरा से आप राजनीति की बात करेंगे तो भी वो फिल्म इंडस्ट्री की बात करेंगे। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अब ये जो विधायक टूटे, उनमें से 4 लोग मंत्री बने। अच्छा। तरुण चटर्जी, शक्राजीत नायक, विक्रम भगत, गंगूराम बघेल, ये 4 मंत्री बने। अच्छा। परेश बागबाहरा को आपका ब्रेवरेज कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष बनाया गया। और लोकेंद्र यादव भी शायद निगम में थे। मदन सिडारिया भी आयोग वगैरह में एडजस्ट किया गया। तो हर किसी को संतुष्ट किया गया इसमें, कुछ न कुछ लाल बत्ती, मंत्री दर्जा या कमाई की जगह जो भी रहे। जी। अब इसमें ध्यान, कमाई ज़्यादा नहीं कह रहा, हो सकता है कमाई केवल तनख्वाह की हो या पेट्रोल और चाय पिलाने की हो, जो भी हो कमाई, अब उसको आप ज़्यादा समझते हैं। जी। अब इसमें ये था कि
ये जो विधायक तो अलग हो गए थे, इसके बावजूद हाँ, कुछ इस तरह की चर्चा इनके बीच में रही कि विधायक दल कमज़ोर हो चुका था भाजपा का। तो ये खास करके ब्रजमोहन खेड़ा काफ़ी मुखर होके सामने आया है। अच्छा, जो बाकी जो रह गए 2 दर्जन के मुकाबले। लेकिन एक चीज़ है, 1 दर्जन जोगी के हाथ चले भी गए। मैं खरीदी बिक्री नहीं बोलता, मेरे पास कोई रसीद नहीं है, जीएसटी उस समय था नहीं, तो मैं ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ कि खरीदा कौन बिका कौन, लेकिन गए जोगी के पास थोक में। 2 दर्जन बच गए थे, लेकिन वो 2 दर्जन भी आज के भाजपा विधायक दल से दोगुने थे बचे हुए। बिल्कुल। और जोगी के हाथ में 1 दर्जन जाने के पहले 3 गुना थे आज से। जी। अच्छा, तोड़ने से पहले एक चीज़ आ रहा था, जोगी जी के पास, जोगी जी के अंदर को लेकर पार्टी के भीतर भूपेश बघेल, महेंद्र कर्मा का एक बड़ा ग्रुप था। हाँ, क्योंकि जो उनसे असहमत रहता था, जो खुल के कहता था कि इनको हम नहीं चाहते थे। और पहली नाराजगी तो सामने आ गई थी मंत्रिमंडल में। भूपेश बघेल की जब राज्य मंत्री बनाया, बाद में वो अपन चर्चा कर चुके हैं, वो बाद में कैबिनेट मंत्री बने। एक बार शायद टीएस सिंहदेव की जन्मदिन पार्टी थी, उसमें 25 विधायक जुट गए थे। अच्छा, तो जोगी जी थोड़ा सा दहशत में रहते थे कि ये विधायक दल जो है इसमें मेरे से ज़्यादा मेजॉरिटी तो दूसरे लोगों की है जी, किसी दिन पलट ना दे जी, तो इसलिए बाहर से लोगों को लाना जरूरी है जी, इसलिए वो लेके गए। हाँ जी। अच्छा, अब इन सब के बीच में ये सबों को महत्व मिलने लग गया। नए आया, जैसे तरुण चटर्जी को पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मिला, बहुत बड़ा। ये मेयर भी बने रहे मेरे ख्याल से। बिल्कुल। हाँ। और सक्रिजीत नायक जल संसाधन, हाँ, विक्रम भगत और गंगूराम राज्य मंत्री रहे। हाँ। गंगूराम स्वतंत्र प्रभार पीएचई उनको दिया गया था। अच्छा। हाँ। और अच्छा, ये लेकिन पीएचई और रेवेन्यू ये 2 तो भूपेश बघेल के पास थे विभाग। हाँ, ये बाद में ये गंगूराम को मिल गया है इन्हीं में से। अच्छा। तो अब इसमें हुआ ये, जैसे अब इसके जो विधायक टूटे उनके खिलाफ प्रतिक्रिया उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी शुरू हुई। ठीक, बड़ी चीज ये। हाँ, कि हमने तुमको कमल छाप पे दिया था जी, और तुम पंजा के शिकंजा में चले गए जी, तो हमारे वोट का तो अपमान है ये। बिल्कुल। तो विक्रम भगत थे, जशपुर से आते थे। हाँ। वहाँ एक कहीं पे बोर्ड लगा दिया गया था, गद्दार शब्द। अच्छा। और इतने ज़्यादा वहाँ के लोग उनके खिलाफ वो थे, सामने आए थे। खास करके लेकिन गद्दार गाली तो नहीं है, गद्दार गाली नहीं, गद्दार एक विशेषण है, आप जो किए हो जी उसके लिए है जी, ऐसे ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सिंधिया लोग जो किए थे देश के खिलाफ, अंग्रेजों का साथ दिए थे, तो गद्दार शब्द ही तो उनके लिए कहते हैं जी। आपत्ति क्यों होना चाहिए? जब आप आत्मा अपनी बेचे हो किसी को, उसके एवज में कुछ न कुछ आप पाए हो, तो गाली भी तो पाओगे, यानी बोली के साथ गाली जुड़ी रहती है। बिल्कुल। तो इन सब घटना के बाद वैसे पार्टी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने इधर ध्यान देना भी शुरू किया, ज़्यादा ध्यान देना लगा। मंत्रिमंडल में दिलीप सिंह जूदेव को रखा, केंद्रीय राज्य वहाँ पर दिल्ली में यहाँ मजबूत करने के लिए। उसके पहले दिलीप सिंह को वहाँ राज्य मंत्री नहीं बनाया था। राज्य मंत्री थे दिलीप सिंह जूदेव जी, राज्य मंत्री थे। हाँ। पर्यावरण राज्य मंत्री थे। बाद में रमेश बैस भी थे यहाँ से उस समय, रमेश बैस भी थे। और कोई थे? डॉक्टर रमन सिंह भी थे 2003 तक। 2003 के चुनाव के पहले आए, वो बात की बात है, अपन उसके पहले का बात करें जी। तो ये आप कह रहे हैं कि ये इनके जो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में गए थे जोगी की डिजाइन से, उनके खिलाफ उनके विधानसभा क्षेत्रों में भी सुगबुगाहट हो रही थी। बिल्कुल। हाँ। अब भाजपा ने एक अभियान भी छेड़ा था उसके खिलाफ। हाँ, व्यापक तरीके से। हाँ, प्रदर्शन वगैरह सब जगह शुरू हो गए थे। हाँ। और अच्छा व्यवहार, यानी 1 दर्जन गद्दार लोगों के खिलाफ अभियान ऐसा जी। अब उसमें अभी एक बात बतलाओ आप जी, ये 12 लोग जो हैं 2002 में जी जिन्होंने छोड़ा था जी, आज इनमें से कोई भी किसी जगह है क्या? आज कोई भी सक्रिय नहीं है, कोई भी नहीं, कोई भी है। अब इनमें से यानी 20 साल में सब चुकता गए। तरुण चटर्जी, गंगूराम बघेल की निधन हो चुका है, कुछ लोग गुजर गए हैं। एकमात्र जो बाकी सब राजनीतिक में वो नहीं हो पाए, केवल परेश बागबाहरा थोड़ा सा हलचल में दिखते हैं। हरिदास बारा, ये भी जोगी कांग्रेस में है। हाँ।
प्रेम सिंह सिदार की बहू को मिला है टिकट, जो अभी ले लूंगा से बता रहे थे। तो अगली पीढ़ी हो गई, अगली पीढ़ी हो गई। इनमें से सबके लगभग ज़्यादातर लोगों के पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया। ऐसा? हाँ। ये मेरे को बतलाओ, आप कैरियर खत्म हो गया बोलने के साथ साथ ये समझना जरूरी है जी, जोगी जी जो 1 दर्जन थोक में ले गए थे जी, उनमें से टिकट कितनों को मिल पाई थी? लगभग सभी को मिली थी। लगभग सभी को टिकट दे दी थी उन्होंने कांग्रेस से। जी। जीते कितने थे? उसमें से शायद 3 जीते थे। ऐसा? परेश नहीं, ये शक्रजीत नायक, हरिदास भारद्वाज, हाँ, ये सब जीते थे। अच्छा। और तरुण चटर्जी? तरुण चटर्जी हार गए थे। हार गए थे। राजेश मुणत जैसे नए चेहरे ने उनको बुरी तरह हराया था, जो करीब 38,000 के ये रायपुर ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी थी। रायपुर ग्रामीण। तो राजेश मुणत पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, बिल्कुल नए, जो कि छत्तीसगढ़ में जिनकी जड़ें नहीं हैं, बिल्कुल, उन्होंने तरुण चटर्जी को हरा दिया था। ये 2003 के चुनाव का आप बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनके क्षेत्र के मतदाता जो हैं वो भी शायद उनको गद्दार की तरह देखते होंगे। लेकिन एक बात बतलाओ आप मुझको, 2002-03 इसमें आप उनको गद्दार बता रहे हो, 1 दर्जन लोगों को पोस्टर होर्डिंग भी लग गए। आज तो पार्टियों के बीच में आवागमन जो है चलते ही रहता है। आज कोई उतना बुरा मानता है क्या दल बदल करने का, जैसा उस समय मानते थे, कि थोक के कारण ज़्यादा बुरा मान रहे थे? नहीं, उस समय देखिए राज्य बना तो इस तरह की कोशिश हुई थी कि विद्याचरण जी अलग हो जाए तो कुछ समर्थन दे दे। आपको याद होगा जॉर्ज फर्नांडिस जी भी रायपुर आए थे शपथ ग्रहण के दौरान। दिनेश नंदन सहाय जो वहाँ पहले गवर्नर थे जिन्होंने शपथ दिलाई थी, ऐसे चर्चा, ये बिहार के IPS रह चुके थे। कुछ इस तरह की हल्की फुल्की कोशिश थी। तो उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मतलब केंद्रीय गृह मंत्री थे लाल कृष्ण आडवाणी। उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया, नया राज्य है कि हमको यहाँ तोड़फोड़ करके सरकार नहीं बनाना है, नहीं तो बदनामी होगी। जो अटल बिहारी वाजपेयी को जो श्रेय मिला है 3 नए राज्य बनाने का, वो पूरा गटर में बह जाएगा श्रेय। तो ऐसा बिल्कुल उस समय थोड़ी बेहतर समझ के लोग थे। बिल्कुल, अच्छे बुरे जैसे भी रहे, उनकी समझ थोड़ी बेहतर थी आज के लोगों से। जी। तो वो रह नहीं गया। अच्छा, कुछ विधायक सार्वजनिक रूप से आरोप लगाए थे, जैसे जगजीत सिंह मक्कड़, जगदीप सिंह, ये तखतपुर से आते हैं। तखतपुर से, हाँ। उन्होंने ये सार्वजनिक तौर पे कहा कि मुझे ऊर्जा मंत्री का ऑफर दिया गया था और 50 लाख रुपए देने का वो किया गया था, मैंने रिफ्यूज़ किया। विक्रम मोहिले एक विधायक थे, उन्होंने आरोप लगाया था कि कलेक्टर, तत्कालीन कलेक्टर ये लेकिन जो आप बतला रहे हो 50 लाख रुपए का, मुझको लगता है कि 20 साल के भीतर रेट कार्ड 10 गुना करीब बढ़ गया होगा। 50 लाख जो है आज 5 करोड़ से कम नहीं होगा। मुझको लगता है किसी भी चीज़ में, कोई भी MLA का खरीदी बिक्री आप बात करोगे तो 5 करोड़ बयाना लग जाता होगा। अभी तो उतने तो पार्षद चुनाव में वही मैं सोच रहा हूँ, जिला पंचायत में जो 1-2 सदस्य रहते हैं जिनके वोट से अध्यक्ष बनना नहीं बनना तय होता है, उसमें भी मुझको ध्यान है कि एक हाथ तो ऐसे भी नेता रहे छत्तीसगढ़ में जिन्होंने अपने ही पार्टी के जिला पंचायत कैंडिडेट को हराने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए थे। याद है ना आपको घटना? जिला पंचायत का मामला था ये। तो खैर, तो ये इसका क्या था आरोप, किस कलेक्टर पे क्या लगे थे? देखिए, RP मंडल बिलासपुर कलेक्टर थे। RP मंडल जो चीफ सेक्रेटरी होकर रिटायर हुए। हाँ। लेकिन मुझको क्यों याद पड़ रहा है कि RP मंडल मुख्यमंत्री जब थे अजीत जोगी तो इनके OSD भी थे। बिल्कुल थे, शायद जॉइंट सेक्रेटरी भी थे। हाँ। और फिर बाद में उनको कलेक्टर बना के गए। अच्छा, भेज दिए सीधा बिलासपुर का कलेक्टर। और बिलासपुर का कलेक्टर, क्योंकि CM उस समय गौरवेला पेंड्रा मरवाही इसी में आता था, बिलासपुर जिला का। तो उनको डेवलप करने की जिम्मेदारी कुछ यानी कॉन्स्टिट्यूंसी अजीत जोगी की वहीं पे थी। तो इसलिए एक महत्वपूर्ण और ताकतवर ऑफिसर रहे वो। मुझको ध्यान है एक आध बार मुझको अजीत जोगी जी से बात करनी थी, कुछ जरूरी OSD थे उस समय जोगी जी के। जी। फिर तो ये मंडल बिलासपुर कलेक्टर थे, इनके ऊपर आरोप लगते थे कि भाजपा विधायकों को थोड़ा प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव आयोग में शिकायत हुई थी, चुनाव आयोग ने हटा भी दिया था चुनाव के समय।
चुनाव आयोग का तो कुल जमा साम्राज्य जो है वो 40, 45, 60 दिन ऐसा ही रहता है, अधिक से अधिक। बिल्कुल। मुझको ध्यान है छत्तीसगढ़ के डीजीपी थे विश्व रंजन, हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हैं, रिटायर हो गए अब, लेकिन विश्व रंजन बड़ी ऊंची साख वाले थे। उनको भी चुनाव आयोग ने एक समय 2-3 महीना छुट्टी पे भेज दिया था और एक दूसरे को कार्यकारी डीजी बनाया था। बिल्कुल। तो ये तो हुआ इस तरह एक तरफ का प्रकरण। इसी बीच में कांग्रेस में विद्याचरण शुक्ल की अगुवाई में अलग एक माहौल बन रहा था। अच्छा। शुक्ल जी विद्याचरण जगह जगह दौरे करना शुरू करते थे, तो उससे तकलीफ हो जाती थी, यानी पार्टी से तिरछे चल रहे थे। स्वाभाविक तौर से विधायक भी कुछ लोग जाके मिलते रहते थे उनसे, तो ये इससे थोड़ा सा जोगी जी असहज भी थे। छत्तीसगढ़ विधानसभा बना, अस्तित्व में आया था। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल बने पहले अध्यक्ष। वो मध्य प्रदेश के भी विधानसभा अध्यक्ष रहे। तो उन्होंने बहुत अच्छा सजा संवारा इसको। किसको? ये बिल्डिंग विधानसभा और नए सिरे से प्रक्रिया वगैरह को भी कह रहे हैं। जानकार थे। तो कुछ नई परंपराएं वहाँ शुरू हुई कि सदन के भीतर जो गर्भगृह में चले जाते हैं बेल में, तो स्वयं खुद होके निलंबित हो जाएं। छत्तीसगढ़ उनके रहते में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने कई रिकॉर्ड भी बनाया कि सबसे ज़्यादा समय तक चलने वाला विधानसभा भी रहा। ये उनके उपलब्धियों में रहा। लेकिन मुझको ये क्यों याद पड़ रहा है कि राजेंद्र शुक्ल पूरे कार्यकाल बेचैन रहे, वो मंत्री बनना चाहते थे, वो विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहना चाहते थे, ऐसे ही था? बिल्कुल। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष थे, उसके बाद दिग्विजय सिंह सरकार में फिर वो विधायक वो भी बन गए, मंत्री भी बने। यहाँ भी वो चाहते वही थे। जी बिल्कुल। यहाँ उनको बना दिया गया था विधानसभा अध्यक्ष। उनकी काया विधानसभा में थी, उनकी आत्मा जो है वो डीकेएस भवन मंत्रालय में रहती थी। रात को हम लोग, मैं और सुनील कुमार जी, कई बार 3 बजे 4 बजे वहाँ डीकेएस भवन से निकलते थे। मुझको ध्यान है ऐसा सफ़ेद धोती और कुर्ते में ऐसा कुछ लहराते आकृति ऐसी दिखती थी। तो मैं सुनील कुमार जी से पूछता था क्या है इधर पे, तो वो बोलते थे पता नहीं क्या है। फिर मैं थोड़ा ध्यान से देख के बताता, ऐसा लग रहा है राजेंद्र शुक्ला जी की आत्मा है, लेकिन वो तो काया तो उनकी विधानसभा में है और स्पीकर हाउस में होना चाहिए काया अभी। तो रात को उनकी आत्मा जो है वहाँ मंडराते रहती थी, यानी गुजरे नहीं थे वो, लेकिन मंत्रालय में उनकी आत्मा मंडराते रहती थी। आपको कभी दिखे थे क्या ऐसे वहाँ? नहीं, कोई भी विधानसभा अध्यक्ष। आपको उनके बाद की बात बता रहा हूँ। प्रेम प्रकाश पांडे जी, वो दोबारा जीत के आए बाद में 2013 में, वो भी स्वीकार नहीं किए दोबारा अध्यक्ष बनना, वो फिर मंत्री बने। ऐसा जी। तो आपको ये लगता है कि अभी चरणदास महंत अगर जीत के आ जाते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है जी, तो वो भी मंत्री बनना ज्यादा पसंद करेंगे? मुझे नहीं लगता चरणदास महंत जी की, कारण थोड़ा अलग धातु के बने हुए हैं। लेकिन ये मुझको व्यक्तिगत जानकारी है, मुझको व्यक्तिगत जानकारी है कि राजेंद्र शुक्ला पूरे कार्यकाल इस चक्कर में थे कि विधानसभा से पीछा छूटे। उनको वहाँ 90 विधायकों को एक जन कल्याणकारी तानाशाह कहते हैं विधानसभा अध्यक्ष को, आपको नहीं पता होगा तो, बेनेवलेंट डिक्टेटर, ये नाम सम्मान के साथ किया जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, इनके सभापति, इनके अध्यक्ष, इनके लिए बेनेवलेंट डिक्टेटर होते हैं। उनको तानाशाही अंदाज में अपने आदेश करने की छूट रहती है इन सदनों में। तो राजेंद्र शुक्ल जो हैं, चूंकि वहाँ उतना बड़ा जहाज वो चला चुके थे, उसके कैप्टन रह चुके थे अविभाजित मध्य प्रदेश के, तो उनको लगता था ये तो बहुत छोटा सा डोंगी टाइप का है, ये मछली मार नौका जैसा है, मैं जहाज का कैप्टन रहा हूँ। तो उनको वो भी अफसोस रहता था कि कहाँ मैं 320 थे, हाँ 320 विधायक थे, यहाँ कुल 90 में फंस गया हूँ मैं, ऐसा 1/4 में, इस तरह का। तो खैर वो निकल गया कार्यकाल, वो वहाँ से छूट नहीं पाए। आखिरी में जाके यहाँ से भी जो डीकेएस भवन मंत्रालय था, यहाँ से आत्मा वगैरह भी चली गई। उसके बाद वो, मुझको ध्यान है, ये क्यों याद है मुझको कि जब चुनाव आए 2003 के, तो जिन 2 लोगों की टिकटें आखिरी तक रोक के रखी गई थी,
आखिरी तक। बिल्कुल। उसमें से एक रामचंद्र सिंहदेव थे जी, और एक राजेंद्र शुक्ल थे। बिल्कुल सही है। ऐसा ही याद है आपको भी? बिल्कुल। रामचंद्र सिंहदेव खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। हाँ, अब बाकी तो आप बताएंगे हाँ, उसको। बिल्कुल। हाँ, जी। और राजेंद्र प्रसाद शुक्ल की जगह में ये था कि मथुरा प्रसाद शुक्ल दुबे की बेटी हाँ, नीरजा द्विवेदी, हाँ, उनका नाम पढ़ा दिया था। हाँ, तो उसको लेके काफ़ी बेचैन हो गए थे। हाँ, हुआ ये था, छोटे से ये टिकट वितरण के बाद वो सामान वामान मतलब बैनर पोस्टर का ऑर्डर देके अपना कोटा निकल गए। हाँ, बाद में पता चले सूची जारी हुई, इनका नाम ही नहीं। हाँ, भागते दौड़ते आए। हाँ, याद है मुझको। हाँ, तो फिर जोगी जी से मिले। हाँ, जोगी जी ने मतलब जोगी जी ने ये कहा, बताते हैं कि नीरजा बहुत वो कर रही थी, इसलिए मैंने रोक के रखवाया हूँ, ऐसा करके। वहीं उस स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे प्रणब मुखर्जी, वहीं उनसे बात कराई। तो फिर थोड़ा सा जाके ये मुझको ध्यान क्यों पड़ रहा है कि नीरजा द्विवेदी जो थी, उनके पति यहाँ के आईएएस अफसर थे क्या? पंकज द्विवेदी। पंकज द्विवेदी जी, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी या एसीएस रैंक के अफसर थे। बाद में आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी, बाद में आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हुए। उसी काडर से यहाँ आए थे वो। ससुराल यहाँ का है, बिलासपुर का है उनका, इसलिए ऐसे ही था। डेपुटेशन में आए। मैं आपको छोटा सा किस्सा बताता हूँ, बहुत लंबा नहीं लेकिन बड़ा दिलचस्प है। हुआ ये कि राजेंद्र शुक्ल जो हैं अपने मिजाज के मुताबिक सरकार को थोड़ा हलाकान करते थे विधानसभा में। मंत्रियों के खिलाफ सवाल लगवा देते थे, वहाँ विपक्ष के विधायकों को मौका देते थे कि मंत्रियों को घेरे, सरकार के करप्शन के बारे में वहाँ पे सवाल जवाब हो जाएं, जरा सरकार परेशान रहे, घिरी रहे। जोगी जी इसको लेके परेशान रहते थे मुख्यमंत्री के रूप में। उनका भी पहला तजुर्बा था सदन का सत्तारूढ़ पार्टी का मुखिया होने का पहला मौका था, सरकार भी चलाने का पहला मौका था। उसके पहले तक जिले तक का तजुर्बा था जोगी जी का। बड़े कई तरह की शिकायतें आती थी। विधायक जो हैं बड़े हमलावर थे छत्तीसगढ़ में, और ख़ासकर अपने 1 दर्जन साथियों के बिक जाने के बाद तो और ज़्यादा उनके उग्र तेवर थे। ऐसे में इन उग्र विपक्षी विधायकों को राजेंद्र शुक्ल की तरफ से बड़ा संरक्षण मिलता था। इसको विधानसभा की जुबान में संरक्षण कहा जाता है। अध्यक्ष का संरक्षण मिलता था। बड़ा परेशान करके रखा था राजेंद्र शुक्ल ने जोगी जी को और बहुत सारे मंत्रियों को भी। उस परेशानी की कुछ एक और अघोषित वजह थी जो ज़्यादा अप्रिय है, उसके बारे में मैं अभी चर्चा नहीं करता। आप खुद ही समझ लीजिए कि कोई मुख्यमंत्री मंत्री को क्यों परेशान कर सकते हैं। ये सब सिलसिला चल रहा था। जब टिकट की बारी आई तो उसमें चली जोगी जी की। मुख्यमंत्री थे वो, और लग रहा था कि दोबारा सरकार जीत के आएगी तो जोगी जी की चली। रामचंद्र सिंहदेव तो नहीं लड़ना चाहते थे। उन्होंने कहा था कि अब वोटर जो हैं वो बिना दारू और बोकरा भात के वोट देते नहीं हैं और मैं ये काम कर नहीं सकता। बहुत ईमानदार थे वो, तो उन्होंने कहा था मैं लड़ना नहीं चाहता। ठीक बात है। बिल्कुल। राजेंद्र शुक्ल की टिकट जो है खुद जोगी जी ने एक शरारत के तहत रोक के रखी थी, हिसाब चुकता करने के लिए कि पूरे 3 साल ब्राह्मण महाराज तुमने हमको हलाकान किया हुआ था, हमारी ऐसी तैसी की थी विधानसभा में, खूब बढ़ावा दिया था विपक्ष को, तो थोड़ा तुम भी धक्का खाओ। तो एक टिकट के लिए कल तक के विधानसभा अध्यक्ष जो वहाँ पे बेनेवलेंट डिक्टेटर की तरह चलते थे, और जोगी जी का बस नहीं चलता था उनके ऊपर। बन गए थे विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला। उनकी टिकट को लेके उनको बड़ा परेशान किया था और उसका जोगी जी बड़ा मजा लेते थे। लोगों ने कहा कि अरे भाई इतने सीनियर आदमी हैं, उनकी टिकट, कहा थोड़ा तो हलाकान होने दो। ऐसा ये मेरा देखा हुआ है ये पूरा सिलसिला। आपको बतलाऊं, मैं जिस दिन आखिरी दिन रामचंद्र सिंहदेव की टिकट के बारे में सब बातें हो रही थी, मैं और रामचंद्र सिंहदेव दोनों सीएम हाउस में थे उस समय। मैं एक दूसरे सिलसिले में गया था जोगी जी के पास। चुनाव एकदम सामने था, टिकटें घोषित होती जा रही थी। आखिरी टिकट रामचंद्र सिंहदेव की घोषित नहीं हुई थी, ऐसे ही था। तो मैं भी था वहाँ पे। मेरी और जोगी जी की कुछ अप्रिय बातें हो गई थी, तो हम वहाँ सीएम हाउस के लॉन में चक्कर लगाते हुए बातें कर रहे थे। किनारे खड़े हुए रामचंद्र सिंहदेव ये सब देख रहे थे। मैं एक तनातनी के बाद में जोगी जी को बोल के वहाँ से निकला था कि आपने एक वायदा खिलाफी की है मेरे साथ,
मैं जानता हूं कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, आपकी पार्टी जीत कर आ रही है, आप दोबारा मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन मैं आपसे जीवन में दोबारा नहीं मिलूंगा। तो मैं नहीं मिला उनसे। उनका एक्सीडेंट हुआ, उनके बेटे की शादी हुई, वो सांसद बने, उन्होंने पार्टी बनाई, वो विधायक बने, मैं उनसे नहीं मिला दोबारा जोगी जी से। जो उस समय जो 2003 में जो चुनाव के पहले उनसे मैं बोल के निकला, तो मैं उनसे अब मैं आपको राज की बात बतला देता हूँ, कोई ये ना लगे कि मैं उनसे पैसा मांगने गया था, इसका झगड़ा हो गया था उनसे। मैं जिस अखबार में काम करता था वहाँ चुनाव के जो इश्तहार मंजूर होने थे, जोगी जी ने 3 साल से मुझसे कमिट करके रखा था कि आपके अखबार को सबसे अधिक विज्ञापन मिलेंगे। मेरा उनका घरोबा भी बहुत था जोगी जी का, और मैं मुझको बताने में कोई झिझक नहीं है कि वो 3 साल के कार्यकाल में मेरे एक टेलीफोन करने पर वो 13 बार करीब मेरे घर खाना खाने आ चुके थे। मेरे यहाँ कोई भी विदेशी मेहमान आए, कोई और मेहमान आए जो छत्तीसगढ़ के बारे में जानना चाहे, कुछ रहे, मैं इनको फ़ोन कर दूं। ये रायपुर में रहते थे तो आ जाते थे बिना सायरन, कोई पुलिस की गाड़ियां नहीं। एक गाड़ी में, एक हाथ गाड़ी में पुलिस शायद आती होगी, कोई बिजली का जनरेटर आके मेरे घर पे नहीं लगता था कि पूरे पावर को ट्रांसफ़र कर दे, मेरे घर की बिजली बंद करके जनरेटर पे चलाए। इस तरह का सिलसिला 2000 से 2003 तक नहीं था। मेरा बड़ा घरोबा था जोगी जी से। लेकिन इन चुनाव के समय जब मैं गया कि अखबार के विज्ञापन वगैरह के बारे में बात करने के लिए, तो उन्होंने मुझको कहा कि सुनील जी आपको इस बारे में अमित से बात करनी पड़ेगी। तो मैंने उनको कहा 3 साल तक तो आप मुझको यही कहते रहे कि सबसे अधिक विज्ञापन आपके अखबार को मिलेंगे, आज अचानक अमित की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो अमित का चेहरा भी नहीं देखा है अभी तक, मैं मिला भी नहीं हूँ उससे। कहा नहीं, बात तो आपको उसी से करनी पड़ेगी। तो मैं उनको बोल के निकला था कि आपकी पार्टी जीत के आ रही है, सरकार बन रही है आपकी दोबारा, आप मुख्यमंत्री बन रहे हैं, लेकिन मैं आपसे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। तो मैं उनसे कभी नहीं मिला दोबारा। ये बहुत व्यक्तिगत बात है, लेकिन सार्वजनिक बात भी है, अखबार से जुड़ी हुई है, उनसे जुड़ी हुई है, मुझसे जुड़ी हुई है, इसलिए मैं आपको ये बात बतला रहा हूँ। आपको ये पूरा सिलसिला मालूम था क्या? पहले नहीं मालूम था? नहीं मालूम था, आपको भी पहली बार ही पता लग रहा है, ऐसा था। तो बाद में कभी जब मिसेस जोगी, रेणु जोगी जब विधायक होके आई, तो मैं उनसे मिलने गया। वहाँ से मुझको शैलेश नितिन त्रिवेदी जो राजनीतिक सचिव थे रेणु जोगी के, अजीत जोगी के, उन्होंने फ़ोन करके मुझको बुलाया कि वो मिलना चाहती हैं आपसे। वो बहुत मेरे से अच्छे संबंध उनके रहे, तो वो मिलना चाहती हैं आपसे। तो बहुत मुझको फ़ोन पे ज़बरदस्ती की गई, तो मैं रेणु जोगी से मिलने गया। तो उस कमरे में एक तरफ अजीत जोगी भी थे व्हील चेयर पे, तो उनसे नमस्ते हुई, मेरी कोई बात नहीं हुई, मुलाकात नहीं हुई, केवल आमना सामना उनसे हुआ था, कोई बात उनसे नहीं हुई थी। चलिए उसको छोड़ते हैं हम। विद्याचरण और जूदेव, ये जूदेव को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था। हम 5 मिनट में आज के इस एपिसोड को ख़त्म करते हैं। ये दिलीप सिंह जूदेव को केंद्रीय मंत्री बनाया गया था क्योंकि भाजपा विधायक दल यहाँ पर कमज़ोर हो गया था। ये है बिल्कुल। फिर क्या हुआ था दिलीप सिंह का, मेरे को ऐसा क्यों याद पड़ रहा है कि एक स्टिंग ऑपरेशन का वीडियो आया था। दिलीप सिंह जूदेव शेरो शायरी के शौकीन भी थे, बिल्कुल, और रहते फौजी वर्दी में और ऐसे फौजी मूछों में रहते थे, लेकिन शेर वेर सुनाते रहते थे बीच बीच में। और मुझको ध्यान पड़ रहा है कुछ नोटों के बंडल वगैरह को लेके उनका एक स्टिंग ऑपरेशन था, जिसमें नोटों का एक बंडल था, कोई उसको ऐसा सिर पे रखा था उन्होंने या कुछ था, और कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन खुदा से कम भी नहीं, इसी तरह की कोई बात। क्या मामला था वो इसमें रायगढ़ के एक व्यापारी हैं, उनके दोस्त थे, नटवर रतेरिया का नाम आता है। उन्होंने किसी उद्योगपतियों से चंदा वगैरह के लिए, क्योंकि इनका एक अभियान भी चलता रहा है, ऑपरेशन घर वापसी। ऑपरेशन घर वापसी, जो आदिवासी ईसाई बन जाते हैं उनको ये हिंदू बनाते हैं। और उसी एक होटल में दिल्ली की होटल में लिए थे, और वो 10 लाख रुपए का बैग था। और वो फिर इसके पीछे बाद में सब सामने आई।
उसके अमित जोगी के लोगों ने ये स्टिंग ऑपरेशन किया था, उन्होंने ये पूरा किया था, ऐसा सामने आया। हाँ, लेकिन इसको लेके काफ़ी फजीहत हुई। हाँ, लेकिन ये वो इश्यू नहीं बन पाया, बल्कि उनके प्रति सहानुभूति बन गई थी। क्या वजह थी, आपको याद है उसकी? एकदम स्पष्ट, साफ मैं आपको बतला देता हूँ। दिलीप सिंह जूदेव जो कि कैमरे पे कैद हुए थे स्टिंग ऑपरेशन में, पैसा ले रहे हैं लाखों रुपया और बोल रहे हैं कि पैसा खुदा से कम नहीं है। बहुत बड़ा मुद्दा बनना था। ये बहुत बड़ा मुद्दा किस लिए नहीं बना? उस होटल से निकल के जाके उन्होंने पार्टी ऑफिस में पैसा जमा कर दिया था। ये बात है। अच्छा, ये दर्ज है पार्टी में कि पार्टी ऑफिस में उन्होंने पैसा जमा कर दिया था। पैसा लिया जरूर था, पार्टी ऑफिस में जमा कर दिया था, अपने घर नहीं ले गए थे। ये वजह थी कि उनके साथ पार्टी की हमदर्दी बनी रही। एक दूसरा, जब पता लगा कि ये पूरा स्टिंग ऑपरेशन जो है अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी ने किया था, ये मैं चर्चा को बतला रहा हूँ, मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ये मामला बाद में क्या हुआ मुझको ठीक से याद भी नहीं है। इस मामले को लेके भी सहानुभूति रही दिलीप सिंह के साथ में। ये दोनों चीजें रही उनके साथ। बिल्कुल। हाँ, तो ये दिलीप सिंह जो है उनका इस्तीफा हुआ, फिर बेइस्तीफा हुआ। हाँ, और लेकिन वो और आक्रामक हो गए और पार्टी में उनका महत्व कम नहीं हुआ। इस वजह से कम नहीं हुआ। हाँ, ये 2003 के पहले का ही था क्या कि विद्याचरण पार्टी छोड़ के एनसीपी चले गए? वो सब पहले की बात है, इसी समय के। अब ये इसके आसपास घटनाक्रम दूसरा बदलते रहा। हाँ, और इस पर चर्चा और अगले एपिसोड में करेंगे। ऐसा जी, यानी आज ये बात पूरी नहीं हो पाएगी, जरूरत से ज़्यादा लंबा हो जाएगा ये। चलिए ठीक है, आज कुछ आपसी बातें जो थी, मेरी अंतरंग बातें, वो मैंने आपको बतलाई हैं। उनको छुपाने की भी कोई वजह नहीं थी। राजनीति ऐसा होता है, शायद ही कोई अखबार वाले या आज के ज़माने में टीवी चैनल वाले हों जो सरकार या मुख्यमंत्री से इश्तहार ना मांगते हों। तो ये सबसे ही एक सामान्य बात थी। तो खैर, मुझको कोई उसका मलाल भी नहीं है कि अजीत जोगी के साथ मेरे संबंध खत्म हो गए। मेरी वफादारी जिस अखबार में मैं नौकरी करता था वहाँ के साथ थी। हम जोगी और इस चुनाव 2003 के इस चुनाव के घटनाक्रम को जारी रखेंगे। आपको ये अच्छा लगता हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, लाइक कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। आपको क्या लग रहा है? आपको लगता है तो अपने दोस्तों को इसका लिंक भेजिएगा। मेरा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ के इस दौर के राजनीति का जो इतिहास है, हम उसमें कुछ दिलचस्प बातें सामने रख रहे हैं। हो सकता है आपके दोस्त भी इसको देखना पसंद करें। और हाँ, आपको मैं वोट डालने की अपील तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये अपील ज़रूर कर सकता हूँ कि अगर आप सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू इसका शौक़ रखते हो तो छोड़ दीजिए। कैंसर किसी को नहीं छोड़ता, थोड़ा वक्त लेता है, किसी को देर से, किसी को पहले दबोच लेता है। और कैंसर की वजह से पूरा का पूरा परिवार खत्म हो जाता है, केवल एक मरीज खत्म नहीं होता। इसको ध्यान रखिएगा, हो सके इसको छोड़ दीजिएगा। फिर मिलते हैं।